जी, सभी को मेरा नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आनंद, डॉक्टर आनंद। मैं इस देश में 43 साल 43 ईयर्स से हूँ और आपको मैं अमेजिंग लोगों को लाऊंगा। शो का नाम होगा सुनहरे लोग, गोल्डन पीपल। तो मैं वैसे लोग लाऊंगा जो इस कंट्री को अपना बना लिया, बिल्कुल जैसे ससुराल जा कर के कोई अपने को उसमें घुल मिल जाती है, वैसे लोगों को लाऊंगा जो एंजॉय करते हैं इस कंट्री को, जो सक्सीड करते हैं इस कंट्री में और जो कंट्रीब्यूट करते हैं इस कंट्री में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, न्यूकासल में, नॉर्थ ईस्ट में, इंग्लैंड में। तो आपको कहता हूँ यही कि ठीक से देखिएगा, ठीक से सुनिएगा। तो कहानी कुछ अपनी बताता हूँ, मेरी एक्सपीरियंस क्या हुई। मैं हीथ्रो एयरपोर्ट में आया और 2.5 पाउंड जेब में। अब सोचिए 2.5 पाउंड में एक कॉफ़ी मिलता था या शायद एक खाना हो जाता था, लेकिन टैक्सी कहाँ मिले क्या। लेकिन मेरे एक चचेरे भाई थे, वो थैंकफुली आकर मुझे रिसीव किए, नहीं तो मेरा क्या होता, अल्लाह अल्लाह, मुझे पता नहीं था। वो आके मुझे ले गए। तो मैं 1 हफ्ते पहले आया इसलिए कि थोड़ा एक्लामेटाइज हो जाए, थोड़ी अंग्रेज़ी सीधी हो जाए। हम तो इंडिया वाली अंग्रेज़ी बोलते थे, यहाँ के कुछ सीखा। ठीक है, जब मैं गया अस्पताल में तो जो कंसल्टेंट को मुझे रिसीव करना था वो साहब फिशिंग हॉलीडे पे गए। मेरे को बड़ा गुस्सा आया, कह रहे मैं 6000 मील से आया हूँ, तुम यहाँ हो भी नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन जूनियर कंसल्टेंट से मुझे बहुत प्यार हो गया। मैं प्लास्टर वगैरह बनाता था, वो खुश हो गए। जब वार्ड में मैं गया तो नए सीनियर कंसल्टेंट आए और उन्होंने कहा कि आई हियर यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश। आई सेड वेल आई वेंट टू क्रिश्चियन स्कूल्स इन इंडिया। तो हम बोले व्हेन कैन आई अप्लाई फॉर जॉब्स। बोलता नाउ। मैं सीधे नीचे गया और मेरे पास एक चिट्ठी खत था मेरे पास, साउथपोर्ट एक प्रोफेसर का। फ़ोन किया, बोलता कल आ जाओ। मैं सच्ची बता रहा हूँ। ऊपर आया, इनको कहा कि मेरा नौकरी लग गया। बोला कब। हम बोले मंडे से मैं जा रहा हूँ। तो व्हाट यू मीन, यू जस्ट सीन मी, द जनरल मेडिकल काउंसिल वोंट अलाउ। मैं कहा जस्ट 1 मिनट। मैं नीचे आकर जीएमसी को फ़ोन किया। वो कहता है इफ़ द कंसल्टेंट लाइक्स इट यू कैन गो। तो मैंने उसको दुत्कार के चला गया। ठीक है, जब वहाँ गया तो इंटरव्यू में मैंने पूछा, पूरा इंटरव्यू था कि मैरिड क्वार्टर्स है कि नहीं। जब कहता है मैरिड क्वार्टर्स है कि नहीं, तो कंसल्टेंट बोलता है हाउ डू आई नो दीज थिंग्स। आई सेड लुक आई हैव ऑल्सो गॉट टू नो व्हाट माई जॉब इज़। बाकी लोग डर डर के कंसल्टेंट हाँ जी हुजूरी करते, मैंने नहीं किया। तो पता चला कि नहीं है। ऐसा आई एम सॉरी आई डोंट वांट दिस जॉब। तो एक राव साहब बोले हो यू विल लूज, आई विल लूज माई जॉब। ऐसे आपकी ऐसी की तैसी, मेरी बीवी बच्चे आने वाले हैं, हमको उनकी फ़िक्र है। एनीवे, उनसे लड़के चले आए। फिर मैं उसी अस्पताल में आया जिनको मैंने छोड़ दिया था, हैरी बोल्टन को। उसने मुझे अस्पताल में देखा, क्योंकि अस्पताल का जो सीनियर था, जो एडमिनिस्ट्रेटर, मेरा दोस्त था। मैं बांसुरी बजाता था, वो गिटार बजाता था, दोनों में ऐसे दोस्ती हो गई थी। तो उसने मुझे नौकरी दे दी। तो बोलता है कि कैन आई हैव अ वर्ड विथ यू। आई सेड यस सर। हम तो सर बोलते थे। अंदर ले गया, बोलता है कि यू वेंट टू अ कैथलिक स्कूल। आई सेड यस। यू नो द 10 कमांडमेंट्स। यस। डू यू नो द 11th कमांडमेंट। आई सेड टेल मी। नेवर बगर योर कंसल्टेंट। हमने कहा आई शुड रिमेंबर दैट। तो मैं कभी किसी इंटरव्यू में झुका नहीं। आई एम हु आई एम। नौकरी दो ठीक है, नहीं दो तब भी ठीक है। सो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी प्राउड बट वर्क वेरी हार्ड। एंड यू नो इफ़ यू आर ऑनेस्ट विद द इंग्लिश कंसल्टेंट्स, दे विल बी ऑनेस्ट विथ यू। हमारे लोग करते क्या हैं, आ गए प्लास्टिक सर्जरी में क्योंकि नौकरी खुली थी, 3 महीने में जाके अप्लाई किया हड्डी में, 2 महीने बाद, क्योंकि हमें नौकरी सिर्फ चाहिए और हम ही उनसे अच्छे पेश नहीं आते हैं। कंसल्टेंट्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, ज़रा सा टाइम लगेगा दोस्ती में। आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने कंसल्टेंट को जॉर्ज नाम भूल गया, मैं अपने कंसल्टेंट रिचर्ड हैरिसन से कहा कि देखो मेरी बीवी बच्चे हैं, हमको पैसे कमाने हैं। बोला ऐसा करो, दिन में तुम मेरे जूनियर स्टाफ हो और रात में तुम कैजुअल्टी के रहोगे। तो मैं बोला कि मैं सोऊंगा कब। बोला बेवकूफ़, 12 और 6 के बीच में नर्स तुम्हें तंग भी नहीं करेगी, छोटे मोटे स्टिचिंग वो करेगी, सुबह तुम साइन करना। अब आप सोचिए इंग्लिश मुझे चोरी सिखा रहा है, इतने दिल के अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छा। तो ऐसे 6 महीना चला। अब बहुत अच्छा आदमी था। मैं आपको और बताता हूँ। एक दिन हम मैनचेस्टर से आ रहे थे अल्वर्स्टन, और गाड़ी फिसल गई और बीवी के नाक में चोट लगी। उस समय सीट बेल्ट होता नहीं था, तो अब गाड़ी भी चूर हो गया। मुझे बहुत दुख लगा। मैंने रिंग किया कंसल्टेंट को, बोला आई विल कम एंड सी हर। मेरी बीवी का नाक में छोटा सा कट था, ऑर्थोपेडिक हड्डी वाला डॉक्टर पतले सुई से बीवी का नाक सिल दिया और कहता है आस्क योर वाइफ टू सू यू। हम कहे यार बीवी का नाक सिल दिया, मेरा तो डिवोर्स हो जाएगा। बोलता है डोंट बी स्टूपिड, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजरी। मेरे को 3000 पाउंड मिले। तो देखिए मदद करते हैं कंसल्टेंट लोग, ऐसा सच्ची बता रहे हैं, एक झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको। प्यार हो जाने से दे विल हेल्प यू। सिस्टर बोली कि व्हाई डू यू टेल मी दैट यू हैव अ वाइफ एट होम। आई सेड आई डोंट वांट टू गो आउट विद नर्सेज।
बोलता आज तक कोई इंडियन पाकिस्तानी हमको बताया नहीं दे आर मैरिड। आई सेड आई एम मैरिड, द फर्स्ट मैरिड वन। इतना प्यार हो गया कि शी यूज्ड टू हेल्प मी अ लॉट। वो अगर कहीं वीकेंड है फ्री किसी अस्पताल में भेज देती थी तो 500 पाउंड लेके आओ। तो एंड में मैं आया न्यूकासल 4000 पाउंड लेके, 6 महीने के अंदर 4000 पाउंड लेके आया और बीवी के साथ आया। तो आपको बताऊं कि मैं गोरे के सामने झुकता नहीं हूँ। हाँ, मेरा भी हक है, मैं भी टैक्स देता हूँ और इसकी कहानियाँ आपको बताते जाऊँगा मैं क्या क्या नहीं किया गोरों के साथ। ये हमसे डरते हैं एक्चुअली, क्योंकि मुझे लॉ पता है। फ्रीमैन हॉस्पिटल गया तो मुझे जो फ्लैट का लास्ट रूम उन्होंने दिया। अब वो ठंडा है, नॉर्थ ईस्ट में है और बच्चों का रूम एकदम ठंडा होता था, तो हीटर 24 घंटे चलाना पड़ता था। मैं गया जो इंचार्ज था मिस्टर फेनिक के पास, मैं कहा कि देखो बहुत ठंडा है। बोलता वी गिव बैकग्राउंड हीटिंग। तो मैं एक गोरे दोस्त से पूछा, बोलता ये नॉनसेंस है, तो ऐसा करो तुम उससे उसको लिख दो कि आई डिसएग्री विथ यू एंड आई विल टेक यू टू कोर्ट। मैंने लिख दिया और वो कहता हम तुमको देख लेंगे। अब यहाँ करके एडमिनिस्ट्रेटर, मैं पिद्दी सा आदमी, उससे लड़ रहा हूँ। बाद में ये हुआ, उसने कहा कि तुम जो फ्लैट चेंज किए हो नीचे राइस का मार्क्स है। मैंने कहा उसमें उसके पहले इंग्लिश डॉक्टर्स के मैश्ड पोटैटो को मार्क्स थे। तो मैंने जर्नल को बुला लिया, हम कहा देखो हमको तंग कर रहा है। एंड में हमसे सेटल कर लिया, क्योंकि अगर आप बैरो से न्यूकासल आते हैं तो आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस मिलते हैं, उससे भी मैंने 1000 पाउंड निकलवा लिए। तो मैं जानता हूँ कि अगर लोकल डॉक्टर से आप दोस्ती करिए ना तो बहुत अच्छा होता है। अगर आपको बताता हूँ मेरी नौकरी कैसे लगी। मैं ऊपर अस्पताल में वार्ड 19 में काम करता था। नीचे पता चला कि एक इंटरव्यू होने वाला है 2 दिन में। मेरा इंग्लिश दोस्त बताया कि इंटरव्यू है, वो मेरे को मिल रहा है, वो हम पक्का जानते हैं, लेकिन तुम आ जाओ इंटरव्यू में। तो गया लड़कियों के पास कि मैं अप्लाई करता हूँ। बोलती यू कांट। आई सेड व्हाई? बट डे आफ्टर टुमारो इज़ क्लोजिंग डेट एंड इट इज़ अ टाइप्ड लेटर। और आपको बता दूं कि मेरे पास एक पोर्टेबल टाइपराइटर था। मैं अपने रूम में गया, आधे घंटे खट 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 टाइप करके उसको दे दिया। वो तो मैं बता रहा हूँ 1979 की बात। उस समय कौन टाइपराइटर लेके चलता था, कंप्यूटर बहुत दूर की बात थी। जब इंटरव्यू में गया तो बात करते करते यहूदी आदमी था, बोला कि यू आर वेरी गुड बट आई सेड आई नो दैट सो एंड सो इज गेटिंग द जॉब। मुँह पर मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए आपने जॉब दिया। बोलता नो विल गिव यू द जॉब इन अगस्त। हम कहे ठीक है। तो बोलता अब क्या करोगे? आई सेड बिकॉज यू गिवन मी अ जॉब इन अगस्त फॉर 3 years रोटेटिंग। मेरा हिम्मत बहुत बढ़ गया। मैं गया विटिंगहम हॉस्पिटल लैंकाशायर, वहाँ गया, वहाँ 14 लोग थे, एक गोरा, बाकी इंडियन पाकिस्तानी। तो कंसल्टेंट कहती है यू आर द ओनली वन विथ नो जॉब एक्सपीरियंस हियर इन दिस कंट्री इन साइकियाट्री। तो मैंने कहा मैम इज दिस अ टीचिंग जॉब? कहती है येस। एम आई द लीस्ट एक्सपीरियंस? कहती है येस। सो आई शुड गेट द जॉब। तो कहती ओके, मान गई। और जितने जानते थे उनको हटा करके बेवकूफ़ को ले ली। तो मैं पक्का जानता हूँ अगर आप इंग्लिश लोग से ऑनेस्ट रहिए, लाइफ इज़ ईजी। सीधी बात, इफ़ यू आर ऑनेस्ट। क्योंकि हमारे लोग हाजी हजूरी की आदत है पुरानी कॉलोनियल टाइम से, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से काम कीजिए तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। थोड़ा टाइम लगता है जुटने में, बल्कि हम तो इंग्लिश एरिया में रहते हैं और लाइफ बहुत ईजी है। ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन दे आर वेरी ईजी टू डील विद इफ़ यू ऑनेस्ट विद देम। आप उनको बुलाइए अपने त्यौहार में, वो बुलाते हैं, तभी तो मैं पॉलिटिक्स में इतने ऊंचे लेवल पर पहुंच गया। मुझे बहुत खुशी है कि साउथ एशिया ग्लोबल ने मौका दिया हमारे लोगों को टू कम ऑन द मैप। नहीं तो हमारे लोग चुपचाप अनसीन अनहर्ड चले जाते थे। सो थैंक यू वेरी मच SAG। तो बाकर रज़ा साहब हैं, यंग आदमी हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, उनको ला रहा हूँ एंड द रेंज विल बी रियली बिग। अभी आप देखेंगे वेरी यंग आदमी, फिर मैं 82 साल के लोगों को लाऊंगा और बहुत अच्छे लोग हैं। सो नए जनरेशन का क्या अरमान है। और एक और बात बताता हूँ, लोग कहते हैं तुम हो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट और ऐसे लोग बाकर जैसे लोग सेकंड जनरेशन। बिल्कुल नहीं, मैं हूँ फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट और बाकर साहब फर्स्ट जनरेशन ब्रिटिश हैं। जिस दिन आप इस बात को समझ लेंगे ये आपका घर बन जाएगा। सो रिमेंबर दैट दीज आर नॉट सेकंड जनरेशन इंडियन पाकिस्तानीज, दे आर फर्स्ट जनरेशन ब्रिटिश पीपल। थैंक यू। Welcome back on South Asia Global, and the first person I'm bringing is an amazing 21-year-old kid, you can say. He's only a very young man called Bakar, and what he's doing is so different from what every other Asian does. He's an aeronautical engineer. So let's get Bakar on the scene. Hello, good afternoon. Hi, you alright? How are you doing? Good. You? So tell me a bit about yourself. You tell me.
I came to the UK with my family when I was 9. Coming from a country like Pakistan, different background, different knowledge, everything. When I first came here, me being not able to speak English was a big challenge. And when I first came here, everybody laughed at me for not being able to speak English. I could understand them just fine, but it was just the confidence. There's also the embarrassment of speaking. The embarrassment, it's just the image that I can't do what they can. And that was the first biggest challenge, trying to talk to anyone, trying to make friends. For the first 2 years, I'd say, difficult making any friends, because no one wanted to be friends with that kid who's from Pakistan, can't speak any English. After learning And therefore he must be thick. That's how people treated you. They treated me very stupid. As if you're stupid. Not knowing everything. But the interesting thing was, when it came to any studies, maths, English, science, written communication, I was the best of all of them. The maths I could do faster than my English, better than them. Science I knew better than them, and I was multilingual. I could speak Hindi, Urdu, Punjabi. I was learning English at a quick speed, so you could almost say they were jealous of me. Yes. So that was the first challenge. After that, went to school again. I was used to different kind of friends. मुझे आदत थी इस तरह के दोस्तों की जो कि कहते हैं हर वक्त साथ रहेंगे. यहाँ पे दोस्त थोड़े से पहले मतलब ही मिले जो साथ में थोड़ा सा फ़ायदा उठाने के लिए थे कि मैं उनका काम वगैरह कर दूँगा, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी ईजी था उनका काम करना. पहले उस तरह के दोस्त मिले, फिर कुछ देर बाद जाके 2 अच्छे दोस्त मिल गए जो उस वक्त काफ़ी बड़ी बड़ी फील्ड से बैठे हुए हैं, जिन्होंने फिर मुझे आइडिया दिया कि मुझे किस चीज़ का शौक़ वगैरह. तो फिर मुझे हुआ, बचपन से प्लेन्स का शौक़ था, मुझे पायलट बनने का शौक़ था, हवाई जहाज़ का शौक़ था. तो उसमें फिर मैंने सोचा किस फील्ड में जा सकता हूँ. फिर मैंने रिसर्च वगैरह की, यहाँ से काउंसलर से हेल्प ली, टीचर से बात की. तो फिर मुझे 2-3 फील्ड्स मिली थी, जिसमें से फिर मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पसंद आई. उसमें फिर मैंने देखा कि मैं लकी था इस बात में कि मेरे पास ही हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जो अकेडमी है, न्यूकासल एविएशन अकेडमी, वो यहाँ पे टीचिंग करवाती हैं और उनके पास एक्चुअल लाइव एयरक्राफ्ट्स हैं जिसके ऊपर मैं ट्रेनिंग वगैरह ले सकता था. तो मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया, जिसके अब मैं फाइनल ईयर में हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर मी, क्योंकि ये फाइनल ईयर जो होता है ये मुझे बताएगा कि मेरी फ़र्स्ट क्लास आएगी, सेकंड क्लास आएगी, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसके साथ अब मैं अपना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अपना पायलट कोर्स शुरू करने लगूँ. अच्छा, माज़रत के साथ आई वांट टू इंटरप्ट यू, बिकॉज हमें आप ये बताएं कि आप अमेजिंग काम कर रहे हैं, लेकिन यू आर डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट. एक तो आप बताएं कि शुरू आया आपका लैंग्वेज स्किल्स में नहीं था, लेकिन इंटेलिजेंट तो बहुत हैं. तो आपको रेसिज्म नहीं मिला जेलसी में? ओह नो, रेसिज्म बहुत ज़्यादा था. गोरे जो थे मुझे देखते थे और साथ ही कहते थे कि इसको, जैसे बहुत छोटी सी एग्जांपल लेकिन मुझे हमेशा याद रहेगी. मैं फ़ुटबॉल में ठीक था, मैं अच्छा प्लेयर था, मैं गोलकीपर अच्छा था, स्ट्राइकर अच्छा था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं गोरा नहीं था, मुझे हमेशा एंड पे पिक किया जाता था और बड़ी एम्बैरेसमेंट से होती है हमेशा. मैं बेहतर था उनसे, लेकिन मैं जब भी टीम्स पिक करनी होती थी मुझे हमेशा लास्ट ही पिक करेंगे और अब बच्चे कहते थे है तुम्हारी टीम में ये आ गया, तुम्हारी टीम में ये आ गया. तो वो मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट भी फील होती थी, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, निकली जाएगी. ये पहले होता था. फिर जो मेरा सबसे बिगेस्ट जो मेरी जिसने लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, मेरा क्लास में एक लड़का था, उसने मुझे गाली दी तो मैं चुप करके बैठा रहा, क्योंकि मैं डरता था उससे कि ये ज़्यादा गोया मार देगा. उसने तो मुझे उस लड़के तक कुछ नहीं कहा, उसके दोस्त ने मुझे बोलना शुरू कर दिया. टीचर ने उसको चुप करवाया और गुस्साया. बात इतनी बढ़ गई कि उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया. उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया. उसने टीचर को भी गालियाँ दी, मुझे भी गालियाँ दी. मैं चुप रहा, मुझे कुछ नहीं हुआ. मैं जब उस दिन स्कूल से बाहर गया था एक्सक्लूजन के फर्स्ट डे में, तो बाहर मेरा वेट कर रहा था, मुझे मारने के लिए वेट कर रहा था. मैं डर गया. मैं उस टाइम पतला छोटा सा, मैं भी छोटा बहुत था, कैद भी नहीं निकला था. वो मोटा हैवी वेट बंदा था. उसने मुझे मारने के बजाय टीचर्स को मारना शुरू कर दिया. फ्रॉम 3 डेज़ एक्सक्लूजन उसकी 1 वीक एक्सक्लूजन हो गई. 1 वीक एक्सक्लूजन हुई. मैं अर्दा गया था, मुझे वहाँ मिल गया. हु ट्रैक्ड मी डाउन और मुझे वहाँ पे उसने ढूंढा. दोस्तों वगैरह ने मेरे हैंडल सिचुएशन की. मैं वहाँ से लिटरली भागा कि मुझे यहाँ पे, और उसने मुझे कुटना था तो उसने हड्डी पसली तोड़नी थी, क्योंकि बहुत पावरफुल बंदा था वो, सही नस्ली था. 1 वीक एक्सक्लूजन के बाद उसका फिर 1 मंथ एक्सक्लूजन हो गई. वो फिर भी नहीं हटा, बाहर वेट करता रहा मेरा. फिर पुलिस इन्वॉल्व होनी पड़ी थी. पुलिस इन्वॉल्व जब हो गई थी तो वो क्या कहते हैं, पुलिस ने ओनली बिकॉज आई एम ब्राउन, और मैंने कुछ भी नहीं, मैं चुप रहा था सारा टाइम, चुप रहा था. नॉट ओनली ब्राउन, आप उससे बेटर हो पढ़ाई में, बुद्धि में, जेलसी बहुत ज़्यादा थी. तो वो क्या कहते हैं, फिर उस पुलिस इन्वॉल्व हो गई. पुलिस ने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया. अब वो बंदा इस वक्त जेल के अंदर है फॉर अटेम्प्टेड मर्डर. आप हवाई जहाज चढ़ के चले जाओ पाकिस्तान. मैं चला जाऊंगा.
मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। देखिए आप जो बातें कर रहे हैं उसका सबको मुझे एक्सपीरियंस है एट अ सटल लेवल, क्योंकि मैं जरा पॉश एरिया में रहता हूँ, वहाँ सटल रेसिज्म मिलता है। अच्छा, एज अ मुस्लिम डू यू गेट रेसिज्म फॉर बीइंग अ मुस्लिम? फॉरगेट द ब्राउन पार्ट। एज अ मुस्लिम आई वुड से मैं रेसिज्म मिलता था, लेकिन इट वाज मोर सेक्टेरियन। मैं शिया हूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुन्नी है, अहले तशी आप हैं, अहले तशी हूँ और काफ़ी ज़्यादा सुन्नी है, तो उसकी वजह से अच्छा, मुझे अपने लोगों से भी रेसिज्म, अपने लोगों से रेसिज्म वो मुझे ज़्यादा पर्सनल लेवल पे फील होता था, क्योंकि इवन दो अपने लोग हैं, वो थे ब्रिटिश बोर्न, लेकिन वो सिर्फ क्योंकि मैं शिया हूँ, मैं नमाज़ पढ़ता था, थोड़ा सा फ़र्क था, उस पर मेरा मजाक उड़ाया जाता था कि तुम नमाज सोच डिफरेंट पढ़ते हो। भाई ऐसे पढ़ते हो कि ऐसे पढ़ते हो, क्या है? तो आपको एक कहानी बताते हैं। एक हमारे दोस्त हैं एहसान तिरमजी, अच्छा, उनको लेके मैं गया लुईजी खान, वो लेके नहीं, पहले गया, हम बोले 3 शर्त हैं। पहले तो वो लड़का अहले तशी है, दूसरा वो लाहौरी है, आप कश्मीरी हो, अच्छा, और तीसरा आपको कंप्यूटर से पे करना होगा, फुल पे। बोला पहला दोनों माफ़ किया, लेकिन फुल पे कैसे दूंगा? तो वो एहसान तिरमजी मेरा पक्का दोस्त बन गया। अच्छा, बोला जो सच्चाई है सच्चाई है। क्या हम ये आपसे पूछते हैं, हम लोग जब विदेश आ जाते हैं, वी कम अब्रॉड, तो मैं एक इंडियन पाकी हूँ, आप एक पाकी हो, कोई कश्मीरी पाकी है, कोई बंगाली पाकी है, हम लोग को मिलके काम करना चाहिए ना, आपस में हम क्यों डरते हैं? व्हाट डू यू थिंक? ऑनेस्टली ये पता नहीं क्यों मैं भी इस पे सोचता हूँ कभी कभार कि लोग आपस में क्यों लड़ते हैं। अगर हम एक यूनिटी के साथ यहाँ पे काम करना शुरू करें तो हम इतना आगे निकल जाएं। लेकिन ये बिकरिंग, मस्जिदों में बैठ के आपस में लड़ाइयाँ करना, गुरुद्वारों में बैठ के आपस में लड़ाइयाँ करना कि फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के पीछे पड़ जाना और एक दूसरे को नीचे लेके आने की ट्राई करना। थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि अप अनटिल मैं सेटल होता हूँ, मेरी कोई लाइफ बनती है, शादी हो जाए, यू नो, ऑल ऑफ दैट। मेरा यहाँ पे है लड़की, हाँ जी, लड़की कोई लाइन में है? 3-4 हैं। एक साथ 4 शादी करोगे? नहीं अलाउड है भाई? नहीं, हम ये कि कहते हैं नहीं, ये एक ही काफी है। इसमें मैं थोड़ा सा पुराने कल्चर क्यों कि एवरीथिंग शुड बी अरेंज्ड, शुड बी माय पेरेंट्स डिसाइडिंग, मेरा नहीं होना चाहिए। तो ये बताइए कि आपको इतना कॉन्फिडेंस है, आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा व्हेन रेसिज्म होता था? डिड दे से चुप हो जाओ, सह लो, क्या बोलते थे आपके फादर मदर? पेरेंट्स कहते थे कि बाकर पहली बात, पापा तो ऐसी बात है बीइंग द मैन, वो कहते थे कि नहीं, कोई आगे खड़ा होता है बस एक दफ़ा उसके आगे खड़े हो जाओ, वो चुप करके पीछे हो जाएगा। और काफ़ी देर तक मैंने बात नहीं सुनी। लेकिन आपके पास एक बड़ा भयंकर गब्बर सिंह मिला, वो मिला मीट सम ऑर्डिनरी फेलो, ये बहुत ही, जो जेल में है भाई मर्डर के लिए, वैसे आदमी से कौन लड़े? अच्छा, आप जो जिस फील्ड में गए हैं, विच इज़ अनयूजुअल, हमारे बच्चे अब चलो पहले कॉर्नर शॉप में होते थे, फिश एंड चिप चलाते थे, फिर होटल्स में आए, ये सब में लेजर इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री। आप तो एकदम अजूबा काम कर रहे हो, एरोनॉटिकल कर रहे हो, तो आपके अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं? यू कैन बी कमर्शियल पायलट, एयरफोर्स पायलट, एनीथिंग। बोथ फॉर दोज मैं प्राइवेट इंडस्ट्री में जा सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ कंपनीज होती हैं। ऐसे मेरा एक दोस्त का फादर जो है वो गोल्डमैन सैक्स से कंपनी है, उसका CEO लगा, वो उस हर CEO का प्राइवेट एयरक्राफ्ट होता है। जाहिर सी बात है प्राइवेट एयरक्राफ्ट को प्राइवेट पायलट्स की भी जरूरत होती है। अमिताभ बच्चन का हेलीकॉप्टर है, उस तरह का। मैं इस तरह की कोई भी फील्ड में जा सकता हूँ। तो अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में चला जाता हूँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी हैं, लेकिन पे ज़्यादा है। कमर्शियल में चाहता हूँ तो मेरी दुनिया मेरे हाथों में है। लेकिन अगर आप कमर्शियल में जाएंगे तो आपका फैमिली लाइफ सुकून से रहेगा, एक बात ये है। हाँ, अच्छा, इफ़ यू हैड अ चॉइस टू गो इनटू द एयरफोर्स, आप PAF में जाएंगे या ब्रिटिश एयरफोर्स में जाएंगे? पाकिस्तानी एयरफोर्स में। क्यों, दिल है वहीं है? नहीं, क्योंकि जो भी हो जाए मेरी इंग्लिश साफ़ हो जाएगी, मैं यहाँ के रह जाऊँगा, लाल कापी ले ली, सारा कुछ ले ली, शक्ल तो वही रहनी है। अच्छा, तो उसकी वजह से हमेशा चाहे जितना मर्जी भी आपको जो रेसिज्म मिला वो आपको काफ़ी डैमेज कर दिया है, गुस्सा अंदर रह गया है? डैमेज गलत वर्ड है, तो अंदर से स्ट्रॉन्गर बनाया, सिचुएशंस को डील करना। यू कांट लेट गो ऑफ दैट ना? नहीं, क्योंकि कहते हैं एक है तो सही, लेकिन मैं उस पर इतना सोचना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस तरह की चीज़ों पे सोच के फ़ायदा क्या? हर चीज़ का दो नज़रिए होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं पॉजिटिव से लेता हूँ। तो आप अपने डिग्री के बारे में बता रहे थे, बताइए कब आप ज्वाइन किए, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या क्या प्रैक्टिकल, क्या क्या एक्सपीरियंस का है वो बताइए थोड़ा। क्या कंप्यूटर पर सीखते हैं, क्या सिमुलेटेड सीखते हैं, बताइए। तो हमारा बेसिकली डिग्री इस तरह उन्होंने आउटलाइन किया होता है
कि मेरी डिग्री है 3 साल की। मैं इस बात में लकी रह गया हूँ कि क्योंकि हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं, मुझे 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा जो दूसरे लोग जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे उनको नहीं मिलेगा। मैं जब इंडस्ट्री में जाऊँगा मैं 2 इयर्स ऑफ वर्क के बाद क्वालिफाइड लाइसेंस इंजीनियर बन जाऊँगा। दूसरे लोग 5 सालों के बाद लाइसेंस इंजीनियर तो बनेंगे। 3 साल में 24 साल की उम्र, 24 क्या, कितना एज होगा आपका? अभी जब मैं ख़त्म करूँगा 23-25 की एज में मैं लाइसेंस इंजीनियर हूँगा, प्रॉपर प्रॉपर इंजीनियर। वेरी हाई क्वालिफिकेशन। और मुझे उस टाइम पे ये पावर्स होंगी कि मैं फाइनल बंदा होऊंगा जो चेकलिस्ट करेगा और कहेगा कि ये प्लेन अब उड़ने के लिए सेफ़ है। तो मैं उस लेवल तक 25 की एज तक इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा। तो वो तो हुआ आप फ्लाइट को चेक करके टू अलाउ द प्लेन टू फ्लाई, लेकिन आप पायलट कब बनेंगे? जो से मैं पूछना चाहता था कि आप जो डिग्री कर रहे हैं उसमें क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या करना पड़ता है, कितना प्रैक्टिकल है, कितना थियोरेटिकल है, एट द एंड ऑफ द डे आप क्या कर सकते हैं? तो मेरा डिग्री ऐसे उन्होंने सेट आउट की हुई है कि मैं 4 डेज़ जाता हूँ, उसमें से मेरा 3 डेज़ प्रैक्टिकल होता है। जो फर्स्ट 2 ईयर्स होते हैं वो प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा होता है, क्योंकि जो आपको माइंडसेट चाहिए होता है प्लेन के राउंड होने के लिए उसको लेते लेते काफ़ी देर लगती है। तो फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स आपको पहले वो सिखाते हैं, सेफ्टी अराउंड एयरक्राफ्ट, आपने क्या कपड़े पहनने हैं, किस तरह की सेफ्टी इक्विपमेंट, वो सारी वगैरह। तो फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स प्रैक्टिकल थोड़ा होता है और वो ज़्यादा हैंड टूल स्किल्स सिखाते हैं, स्मॉल स्किल्स। फिर जब 3rd ईयर में जाते हैं तो फिर प्रैक्टिकल बहुत हैवी हो जाता है कि मेरा आगे जब मेरा 3rd ईयर शुरू होगा तो उसमें मेरा जाके 1 वीक आएगा जिसमें हमें रोटा दिया जाएगा कि हमने नाइट शिफ्टें करनी है। यूनिवर्सिटी रात के वक्त स्पेशली खुलेगी और हम रात को जाके जिस तरह रियल लाइफ सिनारियोज़ में हमें प्रॉब्लम्स दी जाएंगी कि फॉर एग्जांपल बर्ड स्ट्राइक हुई है इंजन के अंदर, तो आपने वो क्लियर आउट करना है। परिंदा जो इंजन में चला गया, जेट में घुस गए, तो वो जो है वो सिमुलेशन करते हैं उसकी। लेकिन हमारी सिमुलेशन इसलिए रियल होती है क्योंकि हमारे एक्चुअल एयरक्राफ्ट्स हैं और वो सिमुलेशन ऑलमोस्ट रियल लाइफ हो जाती है। तो और यूनिवर्सिटीज़ में क्या कंप्यूटर पे ज़्यादा काम होता है? और यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे सेट आउट होता है कि वो ज़्यादातर क्या वो सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर होते हैं, जो मर्जी हो जाए हैंडल करते हो? मैं एक्चुअली हैंडल करता हूँ। छूते हो? हाँ जी, सारा कुछ। के हमारा जैसे मैं कल परसों एक जॉब थी कि हमने व्हील चेंज करना था, तो उसके लिए हमें पूरे जहाज़ को ऊपर उठाना पड़ा जैक्स के ऊपर। अच्छा। तो वो टीम जो था हर बंदे को प्रैक्टिस मिलती है, मैं टीम लीडर था उस दिन के लिए। क्या बात? तो मैं फिर बता रहा था कि जो लेफ़्ट साइड है विंग को उसको उठाओ, नोज़ को उठाओ, ये उठाओ, सारों को बताते हैं। फिर सेफ्टी चेक्स होते हैं। आई वाज लीडिंग द होल टीम। द प्लेन कैन फॉल, द प्लेन कैन फॉल। तो इट्स अ टीम ऑफ 9 पीपल। उसके बाद व्हील चेंज किया, व्हील चेंज करने के बाद चेक किया। तो ये मेरी डिग्री का यहाँ पे ये फ़ायदा कि मुझे रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। और ज़ाहिर सी बात है ये कि यूके के अंदर एक एजेंसी होती है उसको कहते हैं EASA। वो बेसिकली यहाँ के जो लाइसेंस इंजीनियर्स हैं ना उनकी क्वालिफिकेशंस देती हैं, जिसके लिए 12 एग्ज़ाम्स होते हैं। आई एम लकी अगेन क्योंकि जो मेरा यूनिवर्सिटी है वो लाइसेंस एजेंसी है कि वो मुझे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो मेरे ओवर द कोर्स ऑफ 3 इयर्स मेरे 12 एग्ज़ाम्स होंगे, जिसमें से मैंने 7 पास कर लिए हैं। 5 जो है मेरे फाइनल ईयर में होंगे। तो वो जब मैं पास कर लूँगा तो मेरा जो थियोरेटिकल बेस पे नॉलेज होगा वो सारा मेरे पास आ जाएगा और फिर मेरा बस प्रैक्टिकल रह जाएगा। तो मैं 2 साल में इंशाल्लाह ख़त्म कर लूँगा। तो फिर द वर्ल्ड माय पॉसिबिलिटी। सो यू हैव अ वेरी क्लियर पाथ आपको क्या करनी है। ओनली अ किड ऑफ 21, रास्ता आपका एकदम प्लान्ड है। रखना पड़ता है जब आप फ़ॉरेन मुल्क में आए हो, क्योंकि अगर आपके पास रास्ता क्लियर नहीं होगा, जो लोग यहाँ के हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट होगी, उनके गोरों की ज़्यादा सपोर्ट होगी, तो मुझे हर चीज़ के ऊपर डोर खींच के रखनी पड़ती है ताकि मुझे कोई भी लीव ना मिले कि तुम्हारे पास ये नहीं था, कोई बहाना ना मिले। हाँ जी, तो इसकी वजह से तो मुझे क्या कहते हैं A to Z सारा कुछ स्ट्रेट पाथ से करना पड़ता है। बेटर देन द एवरेज टू बी इक्वल। एग्जैक्टली। एज अ डॉक्टर मेरा भी यही एक्सपीरियंस है। तो ये बताइए कि ये आपको एरोनॉटिकल इंजीनियर बनाता है, आपने कभी सोचा है फ्लाइंग का? फ्लाइंग का मैं डेफिनेटली सोचा, और ये मेरा टू बी ऑनेस्ट जो मेरा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है ये एज यू कुड से इट्स अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स द बिगर गोल। जो मेरा फाइनल गोल है वो है कमर्शियल पायलट, क्योंकि वो मेरा बचपन से शौक़ रहा है। छोटे होते हुए तो बस मुझे ये पता था कि लो जी आप बैठते हैं जहाज़ के अंदर, आप स्टिक पकड़ते हैं, ऐसे करते हैं। अब जब मैं थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया तो ऐसी बात अंदाज़ा हुआ है कि कितनी आपको नॉलेज चाहिए, कितना आपको ट्रस्ट चाहिए, ये वो चीज़ें अब पता लगी हैं। तो मेरा शौक़ कम होने के बजाय और हो गया कि अभी चैलेंज इतना ह्यूमंगस है कि मुझे एक्साइटमेंट होती है ये सोच के कि एक दिन मैं चैलेंज ख़त्म कर लूँगा तो फिर मैं कहाँ का कहाँ पहुँच जाऊँगा। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप एट अ वेरी यंग एज यू गॉट योर करियर प्लान, यू आर वर्किंग ऑन इट, ग्रेट पेरेंटल सपोर्ट। कोई नहीं कहता डॉक्टर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, ज़्यादा पेरेंट्स यही चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यंग पीपल को? व्हाट इज़ द थीम यू वांट टू से टू देम? अगर आप स्कूल में जाएंगे, आई हैव टेकन यू टू अ बिग स्कूल एंड यू ऑन द माइक्रोफोन, एंड व्हाट यू वांट टू टेल द पीपल? मैं कहना ये चाहूँगा कि नथिंग कम्स ईजी इन लाइफ। जितना बड़ा चैलेंज होगा,
जितना बड़ा आपकी ख्वाहिश होगी उतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। गिव अप ना करें, चाहे 10 साल लगते हैं, चाहे 20 साल लगते हैं, चाहे 30 साल लगते हैं, गिव अप ना करें, क्योंकि जिस दिन अपनी मंजिल पे आप पहुंच जाएंगे उस दिन आपको अपनी सारी मेहनत एक तरफ भूल जाएगी और आप कहेंगे पहुंच गए। तो जी अभी आपके सामने हमने पेश किया एक अमेजिंग यंग मैन, द यंगेस्ट दैट आई नो हु आई एम गोइंग टू इंटरव्यू। ऐसे ऐसे लोगों को मैं लाऊंगा, सुनहरे लोगों को, एंड आई एम सो डिलाइटेड कि दैट आई स्टार्टेड एट द बॉटम ऑफ द स्केल विद द यंगेस्ट पर्सन। कीप वॉचिंग साउथ एशिया ग्लोबल। थैंक यू।